मैं आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाने का शुरुआत कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें हिंदी की संपूर्ण वीडियो डाली जाएगी। ठीक है, इसमें आपको मान के चलिए दरोगा, लेखपाल, यूपीएसआई सब पूर्ण हिंदी का कोर्स मिलेगा। और मैं आप सभी भाइयों बहनों से ये अनुरोध करूँगा कि आप एक बार इसको ज़रूर देखिए और पढ़िए, क्योंकि मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ और मैं भी बहुत विद्वान नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा हिंदी का विद्वान हूँ। मैं भी आपकी तरह पढ़ा हूँ और मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ। आइए हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि हिंदी में अगर हम बात करें, जैसे अगर आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ में अगर छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो मान के चलिए कि हिंदी में गिनती, पहाड़ा, चिन्ह ये सब जानते हैं। उसी प्रकार से अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो सबसे छोटी चीज़ जो होती है उसकी अगर हम बात करें, सबसे छोटी चीज़ जो होती है अगर उसकी बात हम करें तो हिंदी में होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर, वर्ण, शब्द और वाक्य। हिंदी में अक्षर, वर्ण, शब्द और वाक्य। अगर हम अक्षर की बात करते हैं, अक्षर की बात करें तो अक्षर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अ धन क्षर। यहाँ आ का अर्थ है नहीं, यहाँ आ जो है एक उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है नहीं। अक्षर का अर्थ होता है क्षरण होना या समाप्त होना। समाप्त होना अर्थात अक्षर मुख से निकली हुई वह ध्वनि है, मुख से निकली हुई वह ध्वनि है जो कभी भी समाप्त नहीं होती, जिसका कभी भी क्षरण नहीं होता, उसे हम कहते हैं अक्षर। और इसी अक्षर को अगर हमने का बोला, अगर हम का बोलते हैं, अगर हमने का बोल दिया तो का जो है ये अक्षर है। और इसी अक्षर को जब हम लिपिबद्ध अर्थात लिख देते हैं तो यह क्या बन जाता है? वर्ण। हमने बोला का तो ये क्या हुआ? एक अक्षर हुआ। हमने बोल दिया का, यह अक्षर हुआ। जैसे ही हमने अगर इस का को यहाँ लिपिबद्ध कर दिया तो ये का क्या हो गया? यह क्या हो गया? एक वर्ण हो गया। का क्या हो गया? एक वर्ण हो गया। फिर से हम इसी बात दोहराते हैं कि अक्षर की अगर परिभाषा की बात करें तो हम कहेंगे मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसका क्षरण ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं। और उसी अक्षर को जब हम लिपिबद्ध कर दें अर्थात लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण के बाद बात आती है शब्द की। वर्ण के बाद बात आती है शब्द की। अगर हम शब्द की परिभाषा कहें, अगर शब्द की परिभाषा हमें बताना हो तो कहेंगे वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द आया सार्थक, एक शब्द आया सार्थक। अगर इसको हम तोड़े तो जाता है सा धन अर्थक। अर्थात ऐसा वर्ण जिसका ऐसे वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ हो जाए उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम कहेंगे सार्थक शब्द। जैसे हमने एक वर्ड अभी लिखा था का, फिर हम लिखते जैसे यहाँ पे एक वर्ण का है, एक वर्ण माँ है, एक वर्ण ला है। ये तीन वर्ण हैं। अब अगर हम ये तीन वर्ण हैं, जैसे ही हम इनका सार्थक मेल करते हैं यह बन जाता है एक शब्द। अर्थात फिर से परिभाषा में बोलता हूँ, वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा आगे चले। हमने सार्थक कहा है, अब मैं इसी से एक और शब्द बनाना चाहूँ। देखिए इन्हीं तीन वर्णों से मैं फिर एक शब्द बना देता हूँ, कमल। ये भी एक क्या है? शब्द है। अब इसके आगे अगर मैं चलूँ इन्हीं तीन वर्णों से मैं एक शब्द और बनाता हूँ, लकब।
बन गया शब्द लकम। लेकिन यहाँ लकम का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए लकम को हम सार्थक शब्द नहीं कह सकते। यह क्या हो गया, एक निरर्थक शब्द हो गया। ठीक है, अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई हो तो फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं, हमने बताया आपको अक्षर बताया, वर्ड बताया, शब्द बताया। अब इसके बाद हम फिर आगे की तरफ बात करें तो उसके बाद आता है वाक्य। क्या आता है, वाक्य। वाक्य की परिभाषा होती है कि शब्दों के, वाक्य की परिभाषा की बात अगर हम करें तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। अभी हमने जस्ट बात किया था कि हमने कहा था कमल, यह क्या था, एक शब्द था। क्या था, शब्द था। अब इसी कमल को अब हम देखिए, कमल खिल गया है। अब ये क्या हो गया, अब इसमें बहुत से शब्द हो गए और सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। फिर से मैं इन्हीं अक्षर, वर्ड, शब्द और वाक्य को मैं दोहराता हूँ 2 मिनट में कि अगर अक्षर की बात की जाए तो मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसका चरण ना हो उसे हम कहते हैं अक्षर। और इसी अक्षर को जब हम लिपिबद्ध कर दें अर्थात लिख दें तो वह क्या हो जाता है, वर्ण। और वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं को एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ हम बात करें, अगर वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड कितने प्रकार का होगा, वर्ड जो होगा आपका वह 2 प्रकार का होगा। वर्ड कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। ठीक है, वर्ड की अभी हमने बात की, वर्ड 2 प्रकार का होगा। ठीक है, कौन कौन सा होगा, यहाँ हम इसकी चर्चा करते हैं। एक होगा स्वर। क्या होगा, स्वर। अब अगर हम स्वर, एक होगा स्वर और एक स्वर और एक होगा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब हम यहाँ बात करें वर्णों की, अगर हम स्वर की बात करते हैं, स्वर की परिभाषा की बात करें तो हम कहेंगे कि वह वर्ड जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित हों उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर। या और भी तरीके से बता सकते हैं कि ऐसे वर्ड जिनको बोलने या लिखने या पढ़ने में अन्य वर्ड की सहायता ना ली जाए, अर्थात ऐसे वर्ड जिनको बोलने के लिए अन्य वर्ड की सहायता ना ली जाए, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब बात आई स्वर कितने प्रकार के, तो स्वर, अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर हम मात्रा की दृष्टि से देखें तो स्वर 3 प्रकार का होगा। पहला जो होता है इसको हम कहते हैं हर्ष स्वर। इसी को हम छोटा, इसी का पर्याय शब्द है छोटा, या इसी को हम कहेंगे लघु। इसी को हम क्या कहेंगे, लघु कहेंगे। हर्ष मतलब जहाँ पर या जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगे। कितनी मात्रा का, एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे, हर्ष कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर या छोटा स्वर या लघु स्वर। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से यहाँ पे हम हर्ष कहेंगे। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। इन 4 वर्णों को हम मूल स्वर कहते हैं। ये जो 4 वर्ण हैं इसके अंतर्गत आ, ई, उ और री,
ये जो चार वर्ण हैं, ये जो चार वर्ण हैं, इनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है, या इन्हीं को लघु स्वर या इन्हीं को छोटा स्वर भी कहते हैं। कभी कभी ह्रस्व ना देकर इसका पर्याय शब्द दे देता है, तो वहाँ पे होती है कि हाँ ये कहाँ से पूछ दिया। इसलिए मैं सब कुछ बताते चलूँगा क्योंकि आपको बाद में कहीं से भी दिक्कत ना आए। अब इन्हें हम क्या कहेंगे, जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगे, ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, आ, ई, उ और री। इसके बाद दूसरा जो आता है उसे हम कहते हैं व्याकरणिक दृष्टि से हम क्या कहेंगे, कौन सा स्वर कहेंगे, हम कहेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर। इसी को हम बड़ा वर्ण या इसी को हम गुरु वर्ण, गुरु या इसी को हम गुरु वर्ण भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम गुरु वर्ण भी कहते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इसके अंतर ऐसे वर्णों को दीर्घ या बड़ा या गुरु कहते हैं जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगे या ह्रस्व से दुगना समय लगे। जैसे हमने वहां बोला अ, तो अब यहाँ तो ह्रस्व कम समय लगा, अब यहाँ बोलेंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आह। इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, दीर्घ वर्ण। देखिए हम आते हैं, बात करते हैं। देखिए इसको बोलते हैं दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ठीक है। फिर उसके बाद ए, आए, ओ, औ, अंग और आह, अंग और आह। हमने इसको घेरा इसलिए बना दिया क्योंकि इनको हम आयोग वाह कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, आयोग वाह। अभी हम आगे इनकी व्याख्या करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, पहले इनको समझने का प्रयास करिए। हमने कहा ऐसे वर्ण जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे या ह्रस्व से दोगुना समय लगे, ऐसे वर्ण को हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, ठीक है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, और अंग और आह, ठीक है। अभी भी अगर मूल रूप से अगर कहीं परिभाषा अगर पेपर में पूछे कि दीर्घ वर्ण कितने होते हैं, तो आपका जवाब सदैव होगा 3। जैसे अगर हम कहें, अब यहाँ एक बात आती है, ठीक है, कि दीर्घ स्वर की परिभाषा, दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर, दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर, ठीक है। इसकी परिभाषा होती है जब दो समान स्वर एक साथ मिलते हैं, ठीक है, एक साथ मिलते हैं, तो उन्हें हम सजातीय स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आ प्लस आ, दोनों के मिलने से जो बनता है वह बनता है दीर्घ स्वर आ। फिर उसके बाद ई प्लस ई, दोनों के मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं दीर्घ ई। उ प्लस उ, दोनों के मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं दीर्घ उ। तो ये जो 3 वर्ण हैं, कभी भी अगर आपकी परीक्षा में पूछे कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, तो आप या दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर, तो आपका आंसर सदैव क्या होगा, आ, ई, उ। कई परीक्षाओं में यही से क्वेश्चन बनाया है कि दीर्घ वर्ण कितने होते हैं, जबकि हम लोग क्या जानते हैं कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये सभी दीर्घ वर्ण हैं। नहीं, दीर्घ वर्ण सिर्फ 3 हैं हिंदी में, आ है, ई है, उ है, ये 3 वर्ण दीर्घ हैं। और आगे क्या है अभी मैं इनको बताता हूँ।
अगर दूसरी बात करें इनकी अलग बात करें हम, ठीक है, अगर हम ए आई ओ और औ की बात करें तो इन्हें हम कहते हैं क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर इसी को हम क्या कहते हैं, विजातीय स्वर। क्या कहते हैं, विजातीय स्वर, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। अब क्या कहेंगे, जब दो आसमान स्वर मिले, जब दो आसमान या दो अलग अलग जात के स्वर मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विजातीय स्वर। जैसे यहाँ देखा जाए, अगर हम आ प्लस ई मिला दें तो जो बनता है वह क्या बन जाता है, ए। आ और ई के योग से जो बनता है ए बनता है, ठीक है। उसी तरीके से आ प्लस ए के योग से जो बनता है वह बनता है आई बनता है, ठीक है। उसी तरीके से आ प्लस ऊ के योग से जो बनता है वह बनता है ओ बनता है, और आ प्लस ओ के योग से जो बनता है वह बन जाता है आपका क्या, औ बन जाता है। क्या बन जाता है, औ बन जाता है। इन्हीं चार वर्णों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं चार वर्णों को हम कहते हैं संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। इन्हीं चार वर्णों को हम कहते हैं संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे की तरफ बताने का प्रयास करेंगे, आपको आगे की तरफ बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये संयुक्त विजातीय स्वर हो गया। अब यहाँ अंग और अह की बात अगर हम करें, अंग और अह को कहा जाता है अयोगवाह। अंग और अह को कहा जाता है अंग और अह। ये दोनों जो वर्ण हैं इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। अगर देखा जाए अयोगवाह, अगर इसको हम तोड़ें तो यहाँ आ जो है एक उपसर्ग है, आ धन योग धन वाह, ये तीन वर्ण हैं, तीन शब्द हैं, आ धन योग धन वाह। आ का अर्थ यहाँ होता है, अभी हमें बताया है नहीं, अयोग का मतलब होता है जोड़ या मेल, और वाह का अर्थ होता है वहन करना या ढोना। अर्थात ये ऐसे वर्ण हैं जिनका वर्णों के साथ योग नहीं है, ठीक है, फिर भी हम इसका क्या कर रहे हैं, वहन कर रहे हैं, ढो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं। अगर इनको देखा जाए, जो ये आ है, जो अंग है, इसके ऊपर जो ये बिंदी लगी होती है इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और जो अनुस्वार होता है वह होता है आधामा। जो अनुस्वार होता है वह होता है आधामा। और जो विसर्ग होता है, जो अंग पे ये बिंदी लगी है, इसे हम कहते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, हम विसर्ग बोलते हैं। और जो विसर्ग होता है वह होता है आधा क्या होता है, हा होता है। आधा क्या होता है, हा होता है, ठीक है। तो इसे हम, ये हो गया। तो अर्थात अगर इनकी परिभाषा की बात करें अयोगवाह के, अर्थात जिनका हिंदी में योग ना होते हुए भी उनको वहन किया जा रहा है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। इनकी संख्या कितनी है, 2 है, अंग और अह, ठीक है, ये 2 हैं। और ये लेखन की दृष्टि से सदैव स्वर के साथ, जबकि उच्चारण की दृष्टि से सदैव व्यंजन के साथ होते हैं। सदैव किसके साथ होते हैं, व्यंजन के साथ होते हैं। अब हम इसके आगे बात करें, जो तीसरा स्वर का प्रकार है, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। अगर इसकी बात करें कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें 3 मात्रा का समय लगे,
3 मात्रा का समय लगे, ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं? प्लुत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत वर्ण कहते हैं। अगर इसके अंतर्गत हम बात करें तो ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं कि अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलने में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे, ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जो आता है, अगर हम ओम की बात करें, ओम, या हम संवाद की बात करें, संवाद, या हम नाटक की बात करें, नाटक में, ठीक है, या कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो, कोई व्यक्ति बहुत पास में ना हो, दूर में हो, तो जब उसको हम बुलाते हैं तो नहीं कि तुरंत बोलते, अगर किसी का नाम है महेश, तो हम बहुत तुरंत नहीं कहेंगे महेश, क्योंकि अगर महेश कहेंगे तो तुरंत सुनेगा क्योंकि दूर है। हम कहते हैं महेशवा, एक लंबा समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा से ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ण को हम प्लुत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, अभी ये जल्दी परीक्षा में पूछा गया था कि ओम वर्ण कैसा वर्ण है, कैसा स्वर है? ये प्लुत स्वर है। संवाद, वाद विवाद होता है तो लोग तेजी से बोलते हैं, ज़्यादा समय लगता है। नाटक होता है तो उसमें भी जब नाटक मंचन होता है तो लोग एक एक वर्ड को काफ़ी लंबा सांस खींच के बोलते हैं, तो ये भी क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बचा, स्वर की बात अगर बात करें तो एक चीज़ और बचता है जिसे हम कहते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं? आगत स्वर। हम आगत व्यंजन की भी बात करेंगे और आगत स्वर की हम बात कर रहे हैं। आगत स्वर अर्थात जो गत करके आया हो, ऐसे वर्ण को हम आगत स्वर कहेंगे। आगत स्वर की बात करें तो हिंदी में आगत स्वर की संख्या 1 है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु नहीं, चंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्र बोलते हैं। अगर जैसे ही हम यहाँ बिंदु लगा दिए तो ये चंद्र बिंदु का निशान हो जाता है, ना कि यह आगत स्वर। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं, अगर चंद्र की इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ से आया? यह देखिए, इसकी अगर बात करें तो ये आगत मतलब जो बाहर से चल के आया, गत करके आया है, ऐसे वर्ण को आगत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग कहाँ होता है? जब हम कभी देवनागरी लिपि में कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, तब इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, यह शब्द है एक लॉज। अब देखिए यहाँ जो ये लगा है ना कि ये चंद्र बिंदु है, यह आगत स्वर है। ये लॉज कैसा शब्द है? ये लॉज जो है अंग्रेजी का शब्द है। इसको हमने कैसे लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं लॉज। इसी तरीके से डॉक्टर, प्रॉक्टर, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, तो ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? आगत स्वर। अगर इतनी बात समझ में आपके आई हो, अब यहाँ कभी बात आती है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये जान लीजिए कि निसंकोच हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या जो होती है वह 11 होती है। कभी भी अगर आपसे पूछे कि हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी, तो आप निसंकोच जवाब देंगे कि 11 है। उसमें 13 भी ऑप्शन रहेगा, तब भी आपका आंसर 11। अगर 11 ऑप्शन में नहीं है, तब आपके ऑप्शन जो चुना जाएगा वो 13, न अन्यथा आपका हमेशा जो सही होगा वह क्या होगा? 11 होगा। एक बार मैं फिर इसको पुनः रिकॉल करता हूँ। ठीक है, अगर बात करें वर्ण की, वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। और स्वर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो स्वर होता है उसे हम हर्ष, छोटा या लघु कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों को बोलने में 1 मात्रा का समय लगे, ठीक है, 1 मात्रा का समय लगे या कम समय लगे, उसे हम कहते हैं हर्ष स्वर। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। आ, ई, उ, री।
ठीक है। और उसके बाद आता है दूसरा स्वर जो आता है उसे हम कहते हैं दीर्घ बड़ा या गुरु स्वर। इसके अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह वर्ण आता है। अब इसमें क्या इसकी परिभाषा होती है, जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगे या हर्ष से दुगना समय लगे ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा स्वर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों को बोलने में 3 मात्रा का समय लगे या दीर्घ से ज़्यादा समय लगे ऐसे वर्णों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत ओम, संवाद, नाटक या कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो उसको अगर हम पुकारते हैं तब भी उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर की श्रेणी में ही रखते हैं। फिर हमने बात कहा था कि दीर्घ स्वर या सजाती स्वर, अगर कभी भी परीक्षा में आए कि दीर्घ वर्ण कितने, तो आपका आंसर सदैव 3 होगा, सदैव 3 होगा। इसके अंतर्गत आता है जब आ प्लस आ मिलता है तो मिलके बनता है दीर्घ आ, और जब ई प्लस ई मिलती है दोनों मिलके बनता है दीर्घ ई। जब उ प्लस उ मिलता है तो दोनों मिलके बनता है दीर्घ उ। ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गए आपके 3 दीर्घ स्वर या सजाती स्वर हैं। दूसरा, अब इसकी परिभाषा क्या होती है, जब 2 समान स्वर मिले या जब एक ही जात के जो 2 स्वर मिले तो उसे दीर्घ स्वर या सजाती स्वर कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है संयुक्त स्वर या विजाती स्वर। जब 2 असमान स्वर मिले या 2 अलग जात के स्वर मिले तब उसे कहते हैं संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। इनकी संख्या कितनी है, 4। जब आ और ई मिलता है तो ए बनता है, जब आ और ए मिलता है तो ऐ बनता है, जब आ और उ मिलता है तो ओ बनता है, जब आ प्लस ओ मिलता है तो औ बनता है। ठीक है। फिर हमने बात किया अंग और अह की, जहाँ यहाँ अंग और अह क्या है इसे हम कहते हैं अयोग वाह। आ मतलब नहीं, योग मतलब जोड़ या मेल, और वाह का मतलब वहन करना या ढोना। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका हिंदी वर्ण में योग ना होते हुए भी उनका हम क्या कर रहे हैं, वहन कर रहे हैं, ढो रहे हैं, ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, अयोग वाह। ठीक है। ये कितने हैं, 2। जो अंग होता है, जो इसमें बिंदु लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जो ये होता है ये आधा माँ होता है। जो आह होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। यह जो होता है वह होता है आधा ह होता है। फिर हमने कहा आगत स्वर, आगत व्यंजन की भी बात हम करेंगे। यहाँ सिर्फ अभी हम आगत स्वर और संयुक्त स्वर की बात हमने किया है। अगर हम आगत स्वर की बात करें, जैसे ला, आगत स्वर की परिभाषा कहेंगे जो गत करके आया हो, कहाँ से, बाहर से। अर्थात इसका प्रयोग हम हिंदी में कैसे करेंगे, अर्थात जो अंग्रेजी के शब्द हैं जब उसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो उसे हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, आगत वर्ण कहते हैं। अब ये तो बात हुई पूरी स्वर की। ठीक है, अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, अभी भी हम स्वर को कई तरीके से बांटेंगे। ठीक है, वर्णों को कई तरीके से बांटेंगे, लेकिन यह एक यहाँ तक की बात अगर हो गई हो तो फिर हम आगे चलते हैं, हम व्यंजन की बात करते हैं। अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन की परिभाषा होती है ऐसे वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं जिनको बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती हो। व्यंजन की अगर हम बात करें, व्यंजन की परिभाषा होती है यह ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर का बोल रहे हैं, अगर हमने का बोल दिया तो का, जैसे हमने का बोला यह स्वतंत्र नहीं है, इसमें क्या है, आ ध्वनि छिपी हुई है। क्या है, आ ध्वनि छिपी है, और यहाँ आ क्या है, ये स्वर है। तो इसकी परिभाषा हो जाती है व्यंजन की कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में स्वर की सहायता ली जाए, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं।
अगर व्यंजन की परिभाषा समझ में आ गई हो तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, स्वर की आवश्यकता पड़े, ऐसे वर्ण को हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर हम व्यंजन वर्ण की बात करें, व्यंजन की प्रकार की बात करें, तो व्यंजन जो है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला जो व्यंजन वर्ण होता है, जो पहला व्यंजन वर्ण होता है, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा की बात करें कि ऐसा वर्ण जिनको बोलने में जिह्वा कहीं ना कहीं जाके स्पर्श करे या छुए, ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और ये 25 होती है कहाँ से कहाँ तक? का से लेकर माँ तक। का से लेके माँ तक। इनको एक और नाम से जाना जाता है स्पर्श व्यंजन, या इन्हीं को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 5 का वर्ग बनाता है, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अगर इनकी हम बात करें, इनके लिखने की बात करें, तो ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए क, ख, ग, घ और न। मैं देखिए यहाँ त्रुटियां करूँगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे त्रुटि है। ठीक है। च, छ, ज, झ और य। ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ और मा। ये जो 25 हैं, ये जो 25 वर्ण हैं, इन्हीं को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ त्रुटियां की है जानबूझ के। देखिए क, ख, ग, घ, ङ। जो ङ होता है, बिंदी यहाँ पे लगती है, ध्यान रखिएगा कभी भी, यहाँ से बहुत त्रुटियां होती हैं। ङ जो होता है क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है, इसकी जो बिंदु होता है इसको यहाँ लगता है, और यह जो बिंदु लगता है, ये जो बिंदु लगता है, इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे नुक्ता नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? नुक्ता। ये जान लीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको बताता चलूँगा, समझाता चलूँगा, जिससे बाद में आपको कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है। हिंदी विषय को मैं इतना आसान तरीके से बताऊँगा, इतना सरल बताऊँगा कि वह आपके समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है। और जब भी आप पेपर देने जाएंगे, एक बार अगर पढ़ के जाएंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, ठीक है, वह आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना नहीं होगी। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। ठीक है। हमने कहा इसे स्पर्श व्यंजन इसलिए कहेंगे कि इसको जब बोलते हैं तो जिह्वा कहीं ना कहीं जाके स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको यह 5 का वर्ग बनाती है, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। इनकी कितनी होती है? 25 होती है, का से लेके माँ तक। देखिए मैंने यहाँ एक त्रुटि की थी ङा पे, और यहाँ देखिए डा और ढा के नीचे बिंदु नहीं लगा होता। डा और ढा के नीचे यहाँ बिंदु नहीं लगा होता। अगर हम एक व्यंजन का प्रकार, दूसरे व्यंजन का अगर बात करें, तो दूसरे व्यंजन को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे वर्ण को अंतस्थ कहते हैं जिनको बोलने में प्राणवायु अंदर की तरफ जाए। कहाँ जाए? अंदर की तरफ। अगर आप कोई भी वर्ण बोलेंगे तो प्राणवायु बाहर की तरफ आती है, लेकिन आप जैसे ही अंतस्थ वर्ण बोलते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, प्राणवायु अंदर की तरफ जाती है। आप बोलने का प्रयास करिएगा। देखिएगा मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, या, र,
ल व, य र ल व। देखिए मैं बोल रहा हूं तो वायु जो बाहर की तरफ नहीं आ रही, वायु जो है अंदर की तरफ जा रही है, इसलिए इसे अंतः, अंतस्थ, मतलब जो हवा अंदर की तरफ स्थित हो जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4, जिसमें यहाँ पे या और वा को, या और वा को हम अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। या और वा को अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। रा को हम लुंठित, लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन के नाम से बोलते हैं। इसलिए कि जब रा वर्ण हम बोलते हैं, रा वर्ण जब हम बोलते हैं तो जिह्वा जाके यहाँ पे गोल हो जाती है और कंपन होने लगता है, इसलिए इसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ला को यहाँ हम पार्श्विक, कैसा व्यंजन? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अर्थात पार्श्विक मतलब होता है बगल से। जब ला वर्ण हम बोलते हैं तो हमारे जिह्वा के बगल से हवा निकलती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ला वर्ण को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या, र, ला और वा। और यहाँ या और वा को अर्धस्वर, रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, वा को या और वा को कौन सा? अर्धस्वर, रा को लुंठित या प्रकंपित और ला वर्ण को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब ये अंतस्थ व्यंजन। तीसरा जो व्यंजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऊष्म, या इसी को हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलने से मुख से ज़्यादा ऊष्मा निकले या मुख को ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, ज़्यादा जोर लगाना पड़े, ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी जो संख्या होती है वह भी 4 होती है। इनका उच्चारण बहुत मायने रखता है। अभी मैं वैसे ही उच्चारण कर रहा हूँ, अभी आपको समझाता हूँ। इसको बोलते हैं हम श, इसको बोलते हैं श, इसको बोलते हैं स और इसको बोलते हैं ह। ये 4 वर्ण हैं जो इसका उच्चारण होता है श। जब इसको बोलेंगे तो जिह्वा जाके आपके तालु को स्पर्श करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं तालव्य श। इसका शुद्ध उच्चारण होता है श। ठीक है, और इसको क्या है? यह जो है जब इसको बोलते हैं तो जिह्वा तालु से थोड़ा सा आगे आएगी। मैं अभी जब वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगा तो वहाँ विधिवत बताऊंगा इनका उच्चारण कैसे कैसे हो रहा है। अब देखिए ये जो श वर्ण है, जैसे आपने श वर्ण कहा, अब जिह्वा थोड़ा सा आगे आएगी, श। अब इसका उच्चारण कहाँ से होगा? मूर्धा से, इसलिए इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य श। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तालव्य श। इसको बोलते हैं मूर्धन्य श और इसको बोलते हैं दंत श। क्या बोलते हैं? दंत श। अर्थात इसका उच्चारण तालव्य से होता है, अर्थात जब इसको उच्चरित करेंगे जिह्वा ताल वर्ण को छुएगी, जब इसका उच्चारण करेंगे जिह्वा मूर्धा को छुएगी, जब इसका उच्चारण करेंगे जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इनका नाम तालव्य मूर्धन्य दंत सा होता है। ठीक है, तो इसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, श, सा और ह। ये जो 4 हैं, ये 4 आपके हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब इसके बाद अगर हम अगली बात करें, इन्हीं को हम मूल व्यंजन कहते हैं। ये जो तीनों हैं क्या है? मूल व्यंजन कहते हैं। जो चौथा व्यंजन होता है उसे हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन। हमने संयुक्त स्वर भी पढ़ाया और अब हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं।
संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या जितनी होती है वह 4 होती है। छ होता है, त्रा होता है, ज्ञ होता है और श्र होता है। ये जो 4 वर्ण हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 वर्ण जो हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं। क्या है? संयुक्त व्यंजन है, अर्थात ये 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यह जो बना होता है यह क प्लस श के योग से होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हलंत लगेगा वह का पे लगेगा। ठीक है, अर्थात ये जो का है यह स्वर रहित है, जिसमें भी हलंत लग जाता है उसमें से स्वर बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर हम त्रा की बात करें तो ता प्लस रा। अगर हम ज्ञा की बात करें तो जा प्लस या। अगर हम श्रा की बात करें तो तालब शा प्लस रा, ये होगा। ये आपका शुद्ध है। अगर कभी भी आपको ये 4 ऑप्शन आप ये सब जगह आप इसको लिखा पाते हैं कि यही सही है। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी परीक्षा में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो वह कैसे पूछेगा मैं उसको आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जो परीक्षा होती है, जो परीक्षक होता है उसके मन को हमें जानना होता है, वो कहाँ तक क्वेश्चन बना सकता है, कहाँ तक उसकी सोच है। अगर वहाँ उसकी सोच तक हम सोचेंगे तभी हम सफल होंगे। इसलिए मैं उसकी सोच तक जा रहा हूँ और वहाँ से भी क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। और एक चीज़ और ज़रूरी होता है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, कोई भी विषय पढ़िए, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अनावश्यक चीज़ ना पढ़िए, आपके लिए जो आवश्यक चीज़ है। क्योंकि सफलता यही कहती है कि आप हमेशा, जो भी व्यक्ति सफल होता है वो अनावश्यक चीज़ नहीं पढ़ता है कि परीक्षा में क्या आता है और क्या नहीं आता। जब आप इसकी पहचान कर ले जाएंगे तभी आप सिलेक्शन पाएंगे। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, चाहे वह हिंदी उठा लीजिए, चाहे मैथ उठा लीजिए, चाहे विज्ञान उठा लीजिए, चाहे ज्योग्राफी उठा लीजिए, कुछ भी आप उठाएंगे, सब में बहुत सी किताबें हैं और बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आपके लायक क्या है, आपको पढ़ना क्या है, आपसे जो परीक्षक पूछेगा वह क्या पूछेगा, या सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका जीओ होता है या सिलेबस जो होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। और उसमें ये ना कि जो अनावश्यक चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आप जान लीजिए आप जो ऊर्जा व्यय कर रहे हैं वो आप आवश्यक चीज़ पे नहीं, अनावश्यक में कर रहे हैं। तो मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब बहुत चीज़ें, हिंदी बहुत ब्रॉड है, ऐसा नहीं कि हिंदी छोटा है, लेकिन जो आपके एग्जाम में आएगा मैं वही पॉइंट बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे कि इसकी बात कर रहे थे यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा। सभी लोग जानते हैं कि ऐसे ही रहेगा और छा का जो है का प्लस छा, लेकिन कभी भी ये इस ऑप्शन को ऐसे भी बना सकता है। देखिए ऐसे में यहाँ नीचे, अब ये जो छा है, अगर 4 ऑप्शन मतलब कहें कि छा वर्ण किसके योग से बना है, छा वर्ण किसके योग से बना है, सही विकल्प चुनिए। मैं 4 वर्ण बनाए, देखिए मैं यहाँ 4 ऑप्शन बना रहा हूँ। देखिए ये छा जो वर्ण है यह किसके योग से बना है, किसके योग से बना है। अब देखिए एक ऑप्शन तो मैं ये दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन ए में बना रहा हूँ का प्लस शा। ठीक है, ऑप्शन बी में बना रहा हूँ का प्लस शा। ऑप्शन में सी बना रहा हूँ का प्लस शा। ऑप्शन डी में बना रहा हूँ का प्लस शा प्लस आ, का प्लस शा प्लस आ। अब बताइए कौन सा ऑप्शन शुद्धतम होगा, सोचिए जरा, आप क्या लग रहा है? ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर यहाँ हम बात करें
सबसे शुद्धतम कौन है, क्योंकि परीक्षा में जब पूछता है कभी कभी ऑप्शन चारों सही होता है लेकिन सर्वोत्तम उत्तर कौन सा सही होता है, तो यहाँ पे देखिए सर्वोत्तम उत्तर ये, क्योंकि ये शाह जो है ये शाह में से आ बाहर हो गया है, ठीक है वही चीज, लेकिन सबसे शुद्ध आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया, मैं परीक्षा का जो परीक्षक है वो किस मोड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसको भी बताता चलता हूँ। ये जो हो गया है आपका, ये चार क्या हो गए। अब अगर हम बात करें व्यंजन की, व्यंजन चार प्रकार का होता है, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श करे, ऐसे वर्ण को स्पर्श व्यंजन, या ये 5-5 का वर्ग बनाते हैं, इसलिए वर्गीय व्यंजन। कहाँ से कहाँ तक, का से लेके माँ तक, ठीक है। कितने वर्ण, 25 वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में प्राणवायु अंदर की तरफ जाती हो, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सा, य, र, ल, व, जिसमें से या और वा को अर्धस्वर, रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तीसरा व्यंजन होता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सा, पहले शाह को बोलते हैं तालव्य शाह, दूसरे शाह को मूर्धन्य शाह, तीसरे शाह को दंत शाह बोलते हैं। फिर चौथा व्यंजन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बनता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। छ जो है का प्लस शा के योग से, त्रा जो है ता प्लस रा के योग से, ज्ञा जो है जा प्लस या के योग से, स्रा जो है सा प्लस रा के योग से बनता है। अब आगे बात आती है, इसके अलावा भी हिंदी में व्यंजन में और भी वर्ण होते हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो आपने नाम सुना होगा, ठीक है, द्विगुण व्यंजन, या इसी को उच्छिप्त व्यंजन, या इसी को ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ड और ढ। अभी मैं बताता हूं, ढ और ढ, ठीक है। ये 2 वर्ण हैं जिनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि द्विगुण, उच्छिप्त, ताड़न जात, द्विगुण इसको तोड़ेंगे तो द्विगुण, द्वि मतलब 2, ऐसे वर्ण जो 2 गुण का धारण करते हैं उन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आप कहीं भी पढ़े हों आपको यही बताया गया होगा कि ऐसे वर्ण जो 2 गुण धारण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विगुण। लेकिन ये नहीं बताया गया होगा कि द्विगुण व्यंजन किसका, कौन कौन से वर्ण हैं जिनका 2 गुण धारण करते हैं, मैं आज वो आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए, मैं एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ। ये डा से डमरू होता है, ये ढा से ढक्कन होता है, ये अड़ा माने हम लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये 3 वर्ण हैं, इन्हीं 2 गुणों का धारण करते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ देखिए, ये डा है, ये ढा है, ये अड़ा है। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एक शब्द लिखा सडक, देखिए मैंने ये लिखा है सडक, मतलब ये डा से डमरू है, सडक। लेकिन जैसे ही इस डा के नीचे हम नुक्ता लगाते हैं या बिंदु लगाते हैं, जैसे ही हमने ये नुक्ता लगाया वैसे ही अब इस डा में इस ड़ा का भी गुण सम्मिलित हो गया, अर्थात डा और ड़ा जो दोनों का गुण धारण करता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगुण वर्ण कहते हैं। अब देखिए सड़क, अब यहाँ ड और ड़ा दोनों, सड़क, ड और ड़ा दोनों मिल रहा है तो ये क्या हो गया, सड़क। अर्थात ये जो वर्ण है ये कैसा वर्ण है, ये द्विगुण वर्ण है। उच्छिप्त व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इसको बोलेंगे जिह्वा ऊपर की तरफ उठ जाती है, इसलिए इसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ताड़न जात, इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है, इसलिए इसे ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। अब फिर अगला जो है ये इसको देखते हैं,
जैसे हम लिखते हैं, ये देखिए वर्ड में लिख रहा हूँ, शब्द में लिख रहा हूँ, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। ढा से ढकनी है, देख लीजिएगा मित्रों, ढा से ढकनी है ये, ठीक है। अब यहाँ ढकनी है, अब जैसे ढा से ढकनी या ढक्कन, ठीक है, जो भी हो। तो अब देखिए जैसे अब यह ढा है और जैसे ही हम नुक्ता इसके नीचे लगाते हैं या बिंदु लगाते हैं तो ये ढा से ढक्कन और अड़ा माने कुछ, ये दोनों का गुण धारण कर लेता है। तो इसे हम कहेंगे पढ़ना, मतलब ढा और अड़ा दोनों का यह गुण धारण कर रहा है। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे हमने सड़क लिखा तो डमरू प्लस ड़ा, तो ये मिलके आपका बन जाता है, ठीक है। और अगर पढ़ना की बात करें तो यहाँ पर ढा से ढक्कन और प्लस ड़ा, ये मिलके आपका बन जाता है ड़ा। इसे हम कहते हैं दुगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। अगर इतना समझ में आ गया मित्रों तो मैं आगे चलता हूँ। द्विगुण व्यंजन हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आगत व्यंजन। हमने आगत स्वर की भी बात की थी, अब हम बात करते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन की बात करें तो हिंदी में दो वर्ड आगत होता है, ठीक है। आगत मतलब जो बाहर से गत करके आया हो उसे हम क्या कहते हैं, आगत। इसके अंतर्गत जा और फा वर्ड आते हैं। यहाँ अभी जा और फा के नीचे क्या लगा रहेगा, नुक्ता लगा रहेगा, ये जान लीजिएगा, हमेशा जान लीजिएगा कि नुक्ता। आगत मतलब जो गत करके आया हो, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, आगत। अर्थात ये कैसे शब्द हैं जो बाहर से आए, अर्थात विदेश से आए हैं, और वह क्या होते हैं, हमारी भाषा में, हमारी लिपि में क्या होते हैं, इनका प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, आगत वर्ण कहते हैं। इसके अलावा भी होता है द्वित्व व्यंजन। कैसा व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। अगर हम द्वित्व व्यंजन की बात करें, तो इसकी परिभाषा होती है जब दो व्यंजन मिलते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। लेकिन क्या हो, एक उसमें दोनों वर्ण क्या हो, सेम हो, एक पूरा वर्ण हो, एक आधा वर्ण हो, तब ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अगर हम जैसे कई बार परीक्षा में आया है दिल्ली, अब देखिए यहाँ जो ला वर्ण है, एक पूरा वर्ण है, एक आधा वर्ण है, ठीक है। तो इसलिए दिल्ली, दोनों समान वर्ण हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों समान वर्ण है। ला एक बार पूरा, एक बार आधा है, इसलिए कैसा व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन। इसके अलावा और भी देख लेते हैं हम लोग। बिल्ली, कुत्ता, बच्चा, ये सब कैसे वर्ण हैं, द्वित्व व्यंजन हैं। अगर मित्रों इतनी जो मैंने बताया सारी चीज़ें, अगर इतनी आपके समझ में आई हो बात तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफार्म पे, ठीक है। तो मैं अब आज इतनी ही बात करूँगा आप लोगों से, और मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। अगर कहीं त्रुटियाँ हों, कुछ समझ में ना आए तो बिल्कुल आप इसको संकेत करिएगा उस तरह की। कोई भी व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं भी पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, आप लोगों के सामने जो भी मैं पढ़ाया हूँ, अगर कहीं भी त्रुटियाँ हों तो मित्रों, भाइयों एवं बहनों, इसको ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा कि कहाँ पे त्रुटियाँ हैं। मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ।